हेलो एवरीवन, शिवम संकल्प की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हमारा चैप्टर भी यही है और पिछली क्लास में हम लोगों ने पिछले वीडियो में यानी हमने डिस्कस किया था कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। इस चीज को अब समझते हैं और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि हमारे आसपास बहुत सारे प्रकार के बल काम करते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल, चुंबकीय बल और इत्यादि। हमने ये भी क्लास 11th में स्टडी किया था, एक नियम पढ़ा था जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम में ये था कि हमारे प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें बदलना नहीं चाहती हैं, वो जिस अवस्था में विद्यमान है उसी अवस्था में रहना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि उनमें कोई बदलाव हो। अगर बदलाव होता है तो वो उसका विरोध करती हैं और इसी विरोध को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। राइट। अब देखिए, तो अब हम कनेक्ट करते हैं अपने टॉपिक के तरफ कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में इसका क्या रोल है। हमारे पास कोई कुंडली है और हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी कुंडली से धारा का प्रवाह कराते हैं, जैसे कि ये हमारे पास कोई कुंडली है, कोई कॉइल है, और इस जब कॉइल से, जब समझ रहे हैं ना, ये हमारे पास कोई कॉइल है और इस कॉइल से हम जब धारा का प्रवाह कराते हैं तो हम जानते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का वैद्युत क्षेत्र क्रिएट नहीं होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। तो फिर क्या उत्पन्न होता है? तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। और उस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो इस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का कारण है कि गतिमान आवेश। अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है किसी कुंडली से, तो उसमें आवेश प्रवाह हो रहे हैं और वो आवेश गतिमान है, गति में है, इसलिए उनके चारों तरफ, कुंडली के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक। और ये चुंबकीय क्षेत्र तब तक ही बना रहेगा जब तक कि उस कुंडली में धारा का प्रवाह होता है। जैसे ही आप धारा का प्रवाह बंद कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, अब हमारे पास कोई दूसरा कुंडली है, मान लीजिए ये एक हमारे पास कुंडली है और अभी जो ये कुंडली है इसमें कोई किसी भी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, किसी भी प्रकार का इसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। अगर इसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र V का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 0 है। तो अब हमारे पास इस कुंडली में किसी भी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, शून्य है। हम चाहते हैं कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, तो हम क्या करेंगे? एक हमारे पास कोई दूसरा मैग्नेट है, चुंबक है, तो वो चुंबक को हम जब इधर पास में ले आएंगे इसमें, तो वो चुंबक क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण जब हम उसको इसके पास ले आते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो है, जो जिसका अभी चुंबकीय क्षेत्र क्या है? शून्य है, और हम चाहते हैं कि ये शून्य ना हो, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। तो जैसे ही हम इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र को इधर लाना चाहेंगे तो ये उसका विरोध करता है, और विरोध इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी अवस्था को नहीं बदलना चाहता है। चूंकि पहले उसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं था तो वो फिर से चाहता है कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र ना उत्पन्न हो, तो इसलिए उसका विरोध करता है। ठीक। मतलब अगर शून्य है तो शून्य ही रहना चाहेगा। राइट। और यदि अगर आप दूसरा कंडीशन देखिए, अब हमारे पास कोई दूसरा कॉइल है, दूसरा कुंडली है जिसके पास चुंबकीय क्षेत्र पहले से था, इसके पास चुंबकीय क्षेत्र पहले से था, प्लस V का था। राइट। तो प्लस V का इसके पास चुंबकीय क्षेत्र था, तो अगर आप इसके तरफ कोई दूसरा चुंबकीय क्षेत्र ले आएंगे इसके तरफ, तो होता ये है कि ये अभी क्या है? इसमें चुंबकीय क्षेत्र था तो ये चुंबकीय क्षेत्र बना रहना चाहेगा। अगर आप इसके तरफ मान लीजिए आप कहें कि -B अगर लाना चाहें तो प्लस माइनस B तो 0 हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पिछले केस में ऐसा हो रहा था क्योंकि यहाँ पे जो था, यहाँ पे पहले से शून्य था, और जब आप इधर
प्लस बी चुंबकीय क्षेत्र ला रहे थे, तो इसके कारण यहाँ पे माइनस बी चुंबकीय क्षेत्र बना और पहले भी जीरो था और प्लस बी माइनस बी मिलके बाद में भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब हम बात करेंगे दूसरे केस की, तो उस केस में क्या हो रहा है कि उस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। उस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्लस बी हमारे पास पहले से था और जब आप इधर से कोई माइनस बी चुंबकीय क्षेत्र ले आ रहे हैं तो प्लस बी माइनस बी मिलके जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये जड़त्व का नियम है कि वो अपनी अवस्था को बदलना नहीं चाहता। तो फिर होगा क्या, तो फिर होता ये है कि जब आप इसके पास में ले आएंगे तो इसका जो कॉइल का जो हमारी कुंडली का मूवमेंट है, गति है, वो काफी तेज बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाता है प्लस बी इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि माइनस बी आने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बी पहले भी था और बी बाद में भी बना रहेगा। ठीक, लास्ट में कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं कि किसी भी प्रकार का बदलाव प्रकृति हमारी नहीं चाहती है, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है तो वो शून्य में ही रहना चाहती है, और अगर उसमें चुंबकीय क्षेत्र बी है तो चुंबकीय क्षेत्र बी ही होना चाहता है। ठीक, तो हमारे प्रकृति को चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत एक अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। ठीक, जो हमारी प्रकृति है वो चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र इधर था और इधर इसमें नहीं था, तो यहाँ पे जो वो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इधर से इसके कारण, तो वो हमेशा क्या बनेगा, विपरीत बनेगा। ठीक, तो ये विपरीत कैसे बनेगा, तो वो खोजती है कि अब ये चुंबकीय क्षेत्र विपरीत वाला हम बनाए कैसे। तो बनाने का क्या कारण है, बनाने के लिए एक ही रास्ता है कि आवेश होने चाहिए। और किस प्रकार के आवेश होने चाहिए, मुक्त आवेश होने चाहिए जो कि उसमें गतिमान कर सकें। तो इसी प्रकार से जब किसी मुक्त आवेश के संपर्क में कोई भी चुंबकीय क्षेत्र आता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण वो कॉइल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें गति करना स्टार्ट कर देते हैं। गति करना क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो जीरो होना चाहते हैं, शून्य होना चाहते हैं। क्योंकि अगर अभी ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस कुंडली के इलेक्ट्रॉन्स अभी जीरो है, यहाँ पे इसका चुंबकीय क्षेत्र जीरो है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके यहाँ पे लाया इसके करीब, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। हमारी प्रकृति यही चाहती है, तो इसका विरोध करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स गति करना स्टार्ट कर देंगे, मूव होना स्टार्ट कर देंगे, घूमना। ठीक, अब जितनी चीजें आप यहाँ तक समझे, इसी चीज के ऊपर फेराडे नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पूरा अपना एक्सपेरिमेंट किया, अपना प्रयोग किया और उसको प्रयोगशाला में दिखाया, समझाया और साथ में और अपने प्रयोग के आधार पे ही उन्होंने नियम भी दिए, जिनको हम बोलते हैं क्या, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। तो उन्होंने दो नियम भी अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे, अपने प्रयोग के आधार पे बनाए। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि उनके प्रयोग क्या थे, क्योंकि उनके प्रयोग समझना जरूरी है। उसी प्रयोग के आधार पे उन्होंने अपना नियम बनाया था। तो चलिए समझते हैं। इन सभी टॉपिक्स का आपके पास नोट्स ऑलरेडी उपलब्ध है, मैंने आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया था। तो जो भी क्लासेस मैं ले रहा हूँ केवल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, राइट, मैं थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ। तो चलिए इसको समझते हैं कि फेराडे का प्रयोग क्या था। हमारे पास कॉइल है, कॉइल यानी कुंडली है, ये हमारे पास कुंडली है और यहां से हमने इस कुंडली को धारा मापी से जोड़ दिया, जी से जोड़ दिया। जी यानी जो हमें बताएगा कि इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक, और इसी के संपर्क में यहाँ पे कोई चुंबक हम ले आते हैं, ये चुंबक का नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव, राइट। दूसरा डायग्राम बनाते हैं, यहां पे भी हमने बनाया ये जी, ठीक, और यहां भी उसका नॉर्थ पोल। एक डायग्राम और बना लेते हैं, ये जी और ये
चुंबक का उत्तरी ध्रुव। ठीक, इसको आप पहला डायग्राम समझिए, इसको दूसरा और इसको तीसरा। और यहाँ पे अगर हम चुंबक रखे हैं तो होगा क्या कि यहाँ पे अगर इस चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ऐसे, ये ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। जहां भी क्षेत्र उत्पन्न होगा इसको भी बना लेते हैं, ये सेम इधर भी। चलिए अब देखिए, इसको समझिए। अब सबसे पहले डायग्राम को देखिए। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे हमने एक कुंडली लिया है, कुंडली को हमने जी यानी धारामापी से जोड़ा है। धारामापी हमें दर्शाएगा कि इस कुंडली में धारा का प्रवाह हो रहा है। कैसे पता चलता है हमें? इस धारामापी में एक विक्षेप उत्पन्न होगा, यहाँ पे ऐसे एक निडल्स होता है जो कि ऐसे घूमेगा, तो उससे हमें पता चलता है। इसके करीब में हमने एक चुंबक लाया, तो उस चुंबक का जब उत्तरी ध्रुव इधर है तो उत्तरी ध्रुव की वजह से यहां से एक क्रिएट होगा, क्या? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, उन बल रेखाओं की डायरेक्शन, दिशाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं, तो उनको हमने ऐसा बना दिया। ठीक, तो ये वाला जो अभी चुंबक आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये चुंबक स्थिर है, इसका वेग जो है, इसमें कोई गति नहीं है, यहाँ पे वेग इसका 0 है, यानी v क्या है? 0 है। तो हम इस केस में ये पाते हैं कि जब ये चुंबक का वेग 0 रहता है, जब ये स्थिर है, तो उस केस में इस पूरे कुंडली में धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, यानी हमें धारा मिलता है, शून्य मिलता है। मतलब कोई भी धारा हमें मिलता ही नहीं है, इसमें धारामापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। दूसरे केस में देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम कंडीशन वही है, लेकिन इस केस में जो इस चुंबक का, ये चुंबक जो है ये गतिमान है, इसका वेग मान लीजिए कि कुछ v है, v यानी वेग हमने कुछ कंसीडर किया कि v ही है। तो जब ये देखते हैं कि अब ये चुंबक जब गतिमान होता है तो इसमें धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है, और वो विक्षेप से हमें पता चलता है कि इसमें धारा का प्रवाह होता है। ठीक, मतलब आई धारा इसमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक, कैसा आई होगा? प्लस का आई होता है। जब आप चुंबक को इधर गति में ला रहे हैं, इधर इसी साइड, तो धारा उत्पन्न हुआ कितना? प्लस का आई। तीसरे केस में हम ये पाते हैं कि जब इस चुंबक का, ये जो चुंबक है, इसका वेग लगातार ऐसे निरंतर बढ़ता चला जा रहा है और इसमें धारा उत्पन्न होते चला जा रहा है। धारा का प्रवाह हमेशा आई ही हो रहा है। एक सेकंड बाद हमने देखा धारा का प्रवाह आई, दूसरे बार देखा आई 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 आई। तो इस केस में हम ये मानते हैं कि ये चुंबक स्थिर हो गया, इस चुंबक का वेग 0 हो गया। तो अगर इस जो अभी गतिमान वेग था, जब इसका वेग पुनः दोबारा से अगर 0 हो गया, तो इसका मतलब ये रुक जाता है, ये रुक जाता है, और रुकने की वजह से फिर से हमें क्या धारा मिलेगा? 0। तो फिर ये धारा उत्पन्न किसकी वजह से हो रहा है? अब हम इस बात पे आते हैं। इससे पहले एक चीज और आप समझ लीजिए कि जब चुंबक को इधर हम ले जाते हैं, इधर v वेग से आप ले जाएंगे, अभी आप चुंबक को इधर ले जा रहे थे, अब इस कॉइल से अगर दूर ले जाते हैं, कॉइल से अगर चुंबक को दूर ले जाने पर, जब दूर ले जाते हैं, तो इससे जो हमें धारा मिलेगी वो इसका विपरीत मिलेगा। प्लस का आई मिल रहा था, अभी हमें माइनस का आई मिलेगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? तो फेराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं चुंबकीय फ्लक्स के कारण। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन के कारण धारा का प्रवाह होता है कुंडली में। तो रीजन इसका बस यही एक सटीक है। क्यों है, कैसे है? तो देखिए,
चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है हमने पढ़ा था अभी पिछली क्लास में ही कि जितनी भी किसी तल से, किसी सतह से जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं, उन्हीं बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बल रेखाओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी हम एक 6 बना लेते हैं। चलिए और अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे भी चलिए हम 6 कर देते हैं। तो एक चीज आप देखिए कि जब यहाँ पे 4 हैं, मतलब वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे इतना है, 4 बल रेखाएं हैं, तो धारा हमें 0 मिल रहा है। और जब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या 6 हो जा रही है, 1 2 3 4 5 6 हो जा रही है, तो हमें धारा I मिल रहा है। और दूसरी यहाँ पे तीसरे डायग्राम में देखिए, यहाँ भी वैद्युत फ्लक्स 6 है, यानी बल रेखाओं की संख्या 6 है, तब पर भी हमें धारा 0 मिल रहा है। तो इसका क्या क्या कंक्लूजन निकला? इसका तो कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल रहा है। तो हम इस बात पे ये पहुंचते हैं कि कभी भी जब धारा का प्रवाह होता है कुंडली के अंदर, तो हमेशा और हमेशा चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण ही होता है। परिवर्तन का मतलब, अगर यहाँ पे बल रेखाओं की संख्या 4 थी, तो 4 से यहाँ पे 6 हो रहा है, तो इसमें वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? 4 से 5, 4 से अगर 5 हो रहा है, तो इसमें वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो जा रहा है। अगर वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, तो इस कुंडली के अंदर धारा का प्रवाह होगा। इस केस में देखिए, अगर यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी 6 है, तो क्या इस डायग्राम में कोई परिवर्तन हुआ वैद्युत फ्लक्स का? नहीं हुआ। तो अगर वैद्युत फ्लक्स का परिवर्तन नहीं होगा, तो हमें किसी भी प्रकार का इस कुंडली में धारा प्रवाह देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का विक्षेप इस धारामापी में उत्पन्न नहीं होगा। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि पूरा फेराडे का जो प्रयोग है वो किस पे डिपेंड करता है। वो ये कहता है कि कुंडली के अंदर धारा का प्रवाह तभी होगा जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उत्पन्न होता है। अगर परिवर्तन नहीं होगा, तो अगर यहाँ पे 4 से 6 नहीं होगा, तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर ये 4 से 6 हो रहा है, तो इसी में जो परिवर्तन हो रहा है इसके फ्लक्स में, उसी के कारण इस कुंडली के अंदर हमें धारा देखने को मिलता है। अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, नो चेंज, सो I 0 मिलेगा। ठीक, अब देखिए, तो एक प्रयोग और था इन्हीं का, फेराडे का। वो प्रयोग क्या था? वो इस आधार पे था कि फेराडे को ऐसा लगा कि कहीं ये चुंबक का या फिर कहीं गति का प्रभाव तो नहीं है। तो फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में, दूसरा एक्सपेरिमेंट में सिद्ध किया कि ये किसी भी प्रकार का चुंबक की क्वालिटी ये नहीं है, चुंबक के प्रभाव के कारण ऐसा नहीं हो रहा है, ना ही तो गति के कारण हो रहा है, और बल्कि किसके कारण हो रहा है? उसमें भी उन्होंने यही पाया कि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। तो दोनों उनका प्रयोग एक ही चीज को एक्सप्लेन करती हैं, अलग अलग तरीके से, सिमिलर हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक, तो जो भी रीजन देता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से ही धारा प्रवाह होती है कुंडली में। तो अगर आपको समझना है वो भी, तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि उनका दूसरा प्रयोग क्या था। तो फेराडे का दूसरा प्रयोग ये था कि उन्होंने क्या किया कि 2 कुंडलियां ली, ये कुंडली लिए, और इस कुंडली को एक वैद्युत वाहक बल से लगा दिया, ई सोर्स से, स्रोत से, और यहाँ पे कुंजी लगा दिया। ठीक, ये स्रोत है यानी वैद्युत वाहक बल ई, और इसी के संपर्क में एक दूसरी कुंडली उन्होंने रखा, ये इसी के संपर्क में उन्होंने दूसरी कुंडली रखा, और उस कुंडली के साथ एक धारामापी कनेक्ट कर दिया। तो फिर उन्होंने ये देखा कि एक्सपेरिमेंट जब किया, तो ये पाया कि जब यहाँ पे जो वैद्युत वाहक बल, जब ये कुंजी अलग अलग है, यहाँ पे कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो उस केस में
हमें यहाँ पे पूरे कुंडली के अंदर कितनी धारा मिलेगी, 0 मिलेगी। और अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे जब उन्होंने देखा, क्योंकि ये इसी के संपर्क में है, तो यहाँ पे भी हमें क्या, उनको क्या मिला, 0 मिला। ठीक, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी आई की मान क्या है, 0 है। फिर उन्होंने क्या किया कि इस कुंजी को दबाया, प्रेस किया। कुंजी को दबाने पर जब उन्होंने कुंजी को दबाया, तो जैसे ही कुंजी को दबाया तो ये जो आई था ये 0 से चेंज होकर, परिवर्तन होके कितना धारा इसमें कुंडली में प्रवाह कराया, आई का कराया। ठीक, ये 0 से आई, ये क्या बता रहा है, परिवर्तन को बता रहा है। परिवर्तन हो रहा है ना, पहले 0 था, 0 से आई हुआ, इस कुंडली में धारा का प्रवाह होने लगा। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि जैसे यहाँ पे धारा का प्रवाह होने लगा, तो फिर इस कुंडली में भी उन्हें धारा का प्रवाह देखने को मिलता है। तो यहाँ भी क्या मिला, आई मिला। ठीक, बात समझ में आ रही है। और जब एक चीज, जब ये देखते हैं कि जब ये धारा का प्रवाह 0 से आई होता है, 0 से आई, अभी 0 to I था, अब 0 से अगर I परिवर्तित होता है तो उस केस में भी इन्हें इधर धारा देखने को मिलता था, इसमें विक्षेप उत्पन्न होता था। अभी अगर ये प्लस I मिला है तो उल्टी डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में माइनस का I मिलता था। ठीक, और तीसरी चीजें में ये देखा था कि जब एक समय पे, हर समय पे I ही धारा मिल रही थी लगातार, तो उस केस में यहाँ पे विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, तो उस केस में पुनः धारा का मान 0 मिलता है इस दूसरे कुंडली में। ये पहली कुंडली, ये दूसरी कुंडली। तो इस तरीके से आप प्रभाव को देख सकते हैं कि एक कुंडली के प्रभाव की वजह से, इसके वैद्युत वाहक बल की प्रभाव की वजह से इसके में क्या फर्क पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे उन्होंने फाइनल कंक्लूजन यही निकाला कि जो भी यहाँ पे धारा का परिवर्तन हो रहा है, और जो ये परिवर्तन हो रहा है, जो यहाँ पे विक्षेप हमको देखने को मिलता है, वो पूरा और पूरा इस कुंडली के वैद्युत फ्लक्स के कारण ही देखने को मिलता है, चुंबकीय फ्लक्स, सॉरी। ठीक, इसके संपर्क में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, उसी चुंबकीय फ्लक्स के कारण ही ये परिवर्तन सारी हमें देखने को मिलती है। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तभी इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, और इसी धारा के प्रवाह के कारण यहाँ पे हमें कुछ न कुछ इस कुंडली में भी विक्षेप देखने को मिलता है। तो ये था उनका दूसरा प्रयोग, और कंक्लूजन वही है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से कुंडली में धारा का प्रवाह होता है। ठीक, तो उन्होंने यहाँ पे 2 कुंडलियां ली थी कि एक कुंडली की वजह से दूसरी कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको आप प्रेरित धारा भी बोलते हैं। एक प्रेरित धारा प्रवाह होने लगता है। यहाँ पे जो धारा प्रवाह होगा इस कुंडली में, ये हमारे द्वारा धारा प्रवाह लगाया गया है, एक स्रोत से लगाया गया है। ठीक, अप्लाइड करंट है। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे एक इंड्यूस्ड करंट है, जो कि हमारे द्वारा नहीं लगाया गया है, वो खुद से उत्पन्न हुआ है, जिसको हम बोलते हैं प्रेरित धारा। ठीक, ये था उनका दूसरा प्रयोग। और इन्हीं प्रयोगों के आधार पे फिर हम बनाते हैं फेराडे का नियम। जो भी ये प्रयोग उन्होंने किया था उसी के आधार पे इन्होंने 2 नियम बनाए, जो कि जाने जाते हैं फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो 2 नियम वो कौन कौन से थे? अब सारी नियमों का डेफिनेशन तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि आपके पास उपलब्ध है नोट्स उसका। तो पहला जो उनका नियम था वो ये था कि जब किसी परिपथ में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक, फिर से सुन लीजिए कि जब किसी परिपथ में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक, दूसरा नियम उनका यह था कि परिपथ में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक, ऋणात्मक मान ये दर्शाता है कि वैद्युत वाहक बल फ्लक्स का विरोध करता है। ठीक, वो नहीं चाहता कि बदलना, वैद्युत वाहक बल की वजह से वो बदलना नहीं चाहता, वो उसका विरोध करता है, इसलिए वहां पे हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। तो दोनों नियम को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने नोट्स जो भी बनाए हैं उसमें देख लीजिएगा। तो इसी के आधार पे एक छोटा सा डेरिवेशन वाला पार्ट भी है,
उनका फेराडे का दूसरे नियम का, सेकंड नियम का जो फेराडे का दूसरा नियम है, उसी पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल डेरिवेशन वाला पार्ट है, व्यंजक। क्या था कि जो भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो क्या होता है, परिवर्तन, वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स का जो परिवर्तन होता है जिसको हम बोलेंगे डी फाई बी। अब परिवर्तन हो रहा है तो कुछ ना कुछ समय पे हो रहा होगा, तो किसके साथ, dt के साथ। और यहाँ पे हम निगेटिव साइन का यूज करते हैं, निगेटिव साइन से ये दर्शाता है ये वैद्युत वाहक बल इस चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन को का विरोध करता है। ठीक, अब डी फाई बी को हमें पता है कि हम कैसे लिखते हैं। ये फाई बी चुंबकीय फ्लक्स है जिसको हम बी डॉट ए वेक्टर से दिखाते हैं। तो आप यहाँ दिखा सकते हैं E बराबर माइनस डी बी डॉट ए वेक्टर अपॉन डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, बात समझ में आई। अगर यहाँ पे कोई कुंडली है हमारे पास, चूंकि ये जो फेराडे का सेकंड नियम है इसमें कुंडली के लिए है ना, तो यहाँ पे आप कुंडली भी बना सकते हैं। ये जैसे कि हमारे पास ये कुंडली है और यहाँ से ये, यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है, एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक, और ये इधर से ये क्या है, फ्लक्स है। ठीक, फाई बी है, इसी फाई बी के परिवर्तन के कारण ही तो इसमें उत्पन्न हो रहा है ये ई, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वैद्युत वाहक बल। तो ये हो गया ई माइनस डी बी डॉट ए अपॉन डी टी। अगर इस फेरों की संख्या, इस कुंडली में, कुंडली के फेरों की संख्या n हो, तो अगर इस पूरे कुंडली की फेरों की संख्या n हो, नंबर ऑफ कॉयल, तो E बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एन डी बी डॉट ए अपॉन डी टी। E बराबर क्या लिख सकते हैं हम, E बराबर हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई अपॉन आर होता है। तो E बराबर हम लिख सकते हैं, अगर धारा, एक सेकंड, धारा कैलकुलेट करेंगे ना कि कितना धारा इसमें प्रवाह हो रहा है, तो अगर धारा आप कैलकुलेट करेंगे तो I बराबर होता है V अपॉन आर। तो V यानी विभवांतर, तो विभवांतर ही क्या कहलाता है, वैद्युत वाहक बल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं E अपॉन आर, ई आई बराबर E अपॉन आर। E का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है एन ए आर डी फाई बी अपॉन डी टी। ये आ जाता है हमारे पास धारा का मान I बराबर माइनस एन अपॉन आर डी फाई बी डी, जो कि बताएगा कि इस कुंडली से कितना धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक, तो ये था दूसरा नियम फेराडे का। तो फेराडे का नियम यहाँ पे समाप्त नहीं होता है, नियम तो छोटे छोटे हैं, 4 लाइन के डेफिनेशंस हैं, आप याद कर लेंगे। लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है ये एक बहुत बड़ा ब्रांच है अपने आप में। ठीक, बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं इसके आधार पे, जिनको हम आगे वाले आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। ये ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होता है, कैसे इंड्यूस्ड होता है, साथ साथ में इसके फेराडे के एप्लीकेशंस क्या हैं। और एक चीज कि अगर किसी चीज को हम चला रहे हैं अपने घरों में, जैसे कोई फैन अगर चल रहा है, तो किसी भी चीज को चलाने के लिए, किसी भी कॉइल को, किसी भी कुंडली को चलाने के लिए हमेशा और हमेशा हमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है जिनके बिना हम नहीं चला सकते। पहला तो धारा की आवश्यकता पड़ती है, और दूसरा हमें पड़ता है कि चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, उस चुंबकीय फ्लक्स के कारण ही कॉइल मूव करता है। तो दोनों चीजें, चुंबकीय फ्लक्स यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हैं, तो दोनों चीजें जब होती हैं तभी भी कोई भी चीज हमारा चल पाता है। ठीक, और ये हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो चीजें हम चला पा रहे हैं, फैन चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, ये उसी की वजह से संभव है। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।